नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं कंझावला केस की। इस मामले में अब डेवलपमेंट ये हुआ है कि इसमें 302 यानी हत्या का मामला इसमें दर्ज कर लिया गया है। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी वो एक्सीडेंट के केस से रिलेटेड हो रही थी। उसके बाद इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला ऐड हुआ था। लेकिन अब जाकर चूंकि जो रिपोर्ट थी, इंटरनल इंक्वायरी जो हुई थी इस पूरे मामले में स्पेशल सीपी लेवल के ऑफिसर की, उन्होंने एक रिपोर्ट दी और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने ये मामला दर्ज किया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला प्रेशर के बाद दर्ज हुआ। हालांकि शुरुआत में हम ही लोग कह रहे थे कि मामला दर्ज नहीं हो रहा और अब हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है इस पूरे मामले में कि मेरिट के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो क्या वाकई इस केस में मेरिट के आधार पर कार्रवाई है? इस मुद्दे पर हमारे साथ सुनील मौर्य भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वाकई मेरिट जो है उसको दरकिनार नहीं किया गया। सुनील भाई, पहले हम ही लोग कह रहे थे कि 302 में दर्ज नहीं हो रहा है और अब जब 302 में दर्ज हो गया तो हम ही लोग सवाल एक तरह से खड़ा कर रहे हैं। हालांकि केस मेरिट पर होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि कई ऐसे केसेस हुए। निर्भया केस जब हुआ उस वक्त ये बोला गया कि डीसीपी छाया शर्मा को हटा दो, लेकिन मेरिट पर पुलिस ने फिर भी नहीं हटाया। तो मेरिट को दरकिनार किया गया, आपको लगता है? नहीं, मैं तो इसके फेवर में था चिराग भाई कि 302 होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें शुरुआत भले इसको देखिए उसी को आधार भी बनाया गया है। इसमें जो आधार बनाया गया है पहले वो समझ लेते हैं कि किस आधार पर 302 दर्ज किया गया है। तो इसमें क्या है कि पुलिस को 2 सीसीटीवी ऐसे मिले थे, तमाम सीसीटीवी सभी सीसीटीवी की मैपिंग हुई थी। उस मैपिंग में 2 सीसीटीवी ऐसे मिला कि जिसमें देखा गया है कि वो जो आरोपी जो कार में बैठे हुए थे वो नीचे की तरफ झाँक रहे हैं। तो यानी उन्हें पता था कि नीचे लड़की फंसी हुई है और फिर भी हम भागे जा रहे हैं 1-2 किलोमीटर नहीं, हम 12 किलोमीटर तक जाते हैं, ठीक है ना। इतना लंबा हम सफ़र कर रहे हैं, लड़की फंसी हुई है। तो उनका इंटेंशन बिल्कुल ये था कि अब लड़की की जान चली जाए। फिर हम आते हैं उसमें निधि का बयान, जो उसकी दोस्त थी, जो इस घटना की चश्मदीद है। उसने पहले दिन जब पहली बार उसका इंटरव्यू आया था हम लोग के चैनल पर, तो उसने दावा किया था कि मेरी आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ। फिर हमने जो आरोपी थे कार में जो बैठे थे उनको पता चल गया था कि कार के नीचे लड़की फंस चुकी है। फिर उसको 3-4 बार आगे पीछे करते हैं और फिर लड़की नहीं निकलती है तो भी वो कार लेके चले जाते हैं। तो बात ये ठीक है कि शुरुआत इसका एक एक्सीडेंट की तरह केस होता है, लेकिन उसके बाद इनका इरादा बदल जाता है। उन्हें पता होता है कि कार के नीचे लड़की फंसी हुई है, फिर भी हम जा रहे हैं। अगर उनका इरादा, मैं पहले भी कहा, अगर उनका इरादा उसकी जान बचाने की होती तो वहीं पे उसको बाहर निकालते, कार से बाहर आते, उससे बाहर निकालते जहाँ फंसी हुई थी लड़की, अस्पताल ले जाते, तो शायद इतना बड़ा हादसा ही, इतनी बड़ी घटना ही नहीं होती। लेकिन फिर उनका इंटेंशन और मोटिव सब कुछ वहीं पर बदल जाता है। वो नहीं जी, उसको ले जाते हैं घसीटते हुए सड़क पर और फिर उसकी जान चली जाती। तो बिल्कुल ही हत्या का मुकदमा, हत्या होना चाहिए था और आज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, तो मैं तो इसके फेवर में हूँ। नहीं, लेकिन मेरी इस मामले में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से भी बात हुई, जो फॉर्मल कमिश्नर थे। जस्टिस उषा मेहरा से भी बात हुई, जो कि फॉर्मल जज थी हाई कोर्ट में। इसके अलावा जो बहुत सीनियर वकील हैं, जो अब राज्यसभा मेंबर भी है, KTS तुलसी, उनसे भी बात हुई। इस मामले में हर एक शख्स का अलग अलग व्यू पॉइंट है। जो फॉर्मर जज है उनका कहना था इस मामले में कि ये हत्या का मामला नहीं बनता है। उनका साफ साफ कहना था कि ये एक कॉन्टिन्यूशन में अपराध हुआ है, कि एक्सीडेंट होते हुए हिट और रन हुआ है। ठीक है, आपको पता है, लेकिन आप फिर भी रन है, ये इसको इसी सेंस में देखा जाना चाहिए और ये गैर इरादतन का मामला बनता है और पुलिस ने बिल्कुल ठीक दर्ज किया है। वहीं दूसरी तरफ KTS तुलसी, जो कि बहुत सीनियर एडवोकेट है, उनका कहना था कि किसी भी क्राइम में, खासकर मर्डर क्राइम में, मोटिव, नॉलेज और इंटेंशन होता है। तो इसमें नॉलेज तो थी कि अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो मर सकता है कोई, तो ये तो क्लियर कट है। और उन्होंने डेफिनेशन तक दिखाई मुझे, ये देखिए मर्डर के सेक्शन में डेफिनेशन है कि नॉलेज भी अगर हो तो भी मर्डर केस में। बिल्कुल मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ चिराग भाई, जो तुलसी जी की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल कि उसमें नॉलेज था। और वही मैं कह रहा हूँ कि क्या है कि जो धाराएं जो लगती हैं ना, जो मतलब IPC क्या है, मतलब उसमें परिभाषा उसमें बस इनहेरिट किया गया कि ऐसा अगर आप सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसने, आप देखिए जो पुलिस है, एनकाउंटर बदमाशों में भिड़ंत होती है तो केवल हवाई फायरिंग वो दिखाते हैं कि हवाई फायरिंग किया बदमाश ने, तो उस पर वो 307 की धारा लगाते हैं कि उसका जो इरादा था हवाई फायरिंग कर रहा है, लेकिन उसका इरादा क्या था, हमारी हत्या करने का था। मतलब 307 यानी कि हत्या का प्रयास, ठीक है ना। तो उसके खिलाफ तुरंत बदमाशों में, हर एनकाउंटर केस में जो बदमाश पकड़े जाएं, गोली लगती है, गोली लगे चाहे ना लगे, उन पर 307 की FIR हो ही जाती है। तो इसमें भी इनका इंटेंशन है कि उनको पता चल गया। जैसे नॉलेज वाली बात है, बिल्कुल बढ़िया है कि नॉलेज उनको हो गया था। हाँ, जो आप सवाल कर रहे हैं, जो जज साहिबा का जो आप बता रहे हैं, चाहे अपनी बात आप रख रहे हैं, तो उसमें जरूर एक बात है कि ये केस कोर्ट में कितना
चैलेंज हो पाएगा, कितना सपोर्ट करेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें थोड़ी दिक्कत ज़रूर आ सकती है। क्योंकि आप दिल्ली पुलिस का जो पहला बयान आप देखेंगे, जो पहले दिन आया था 1 तारीख को 2 तारीख को, तो उसमें कह रहे हैं कि ये एक साधारण एक्सीडेंटल केस है, मतलब एक्सीडेंटल केस है, उसका वीडियो फुटेज है, सब कुछ है, तो दिखाया जाए कि देखिए, तो पुलिस पहले मान रही थी कि एक्सीडेंटल केस है। फिर ये सारी चीज़ें हैं, वो FIR भी 3 बार चेंज करते हैं, पहले 304 गैर इरादतन, 304A, पहले तो देखिए 304A दर्ज किया था, जिसको एक मामूली एक्सीडेंटल केस माना जाता है। फिर उन्होंने 304 दर्ज किया और अब 302। तो कहेंगे कि मतलब ये चीज़ें ऐसी अचानक इतनी चीज़ें बदलती क्यों जा रही हैं, तो इसका भी असर पड़ेगा कोर्ट में, बिल्कुल ये बात सही है। फिर जो निधि है चश्मदीद, उसका भी बयान है कि वो कह रही है कि हाँ मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ था। मतलब वही सवाल आता है कि भाई उनका फिर इरादा क्या था, उनका इरादा क्या वाकई पहले से इंटेंशन था कि वो मारना चाहते थे, तो ये तो बात बिल्कुल सच है कि पहले से उनका कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी, मतलब उसमें साजिश तो नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि जब उसके बाद जब उनको पता चल गया, तो उसके बाद ये केस 302 की तरफ, पहले एक्सीडेंटल था लेकिन बाद में 302। उन्होंने जो बात बोली नॉलेज की, तो ऐसे तो आप कोई भी एक्सीडेंट करेंगे, मतलब आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, गाड़ी धीरे चलाएं। कई बार हो सकता है आपकी भी गलती ना हो, दूसरे की गलती हो, और दूसरे की गलती की वजह से कोई मर जाए, तो भी का मर्डर केस हो जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि आपको नॉलेज तो है ना कि भाई धीरे चलानी है। हो सकता है कई बार आप, जैसे प्रैक्टिकल अप्रोच ही होती है कि कई बार आदमी तेज़ चलाता है गाड़ी, तो या कई बार विदाउट लाइसेंस चलाता है, या कई बार विदाउट पोल्यूशन चलाता है, या कई बार विदाउट मतलब यातायात नियमों का पालन नहीं करता, तो ऐसे केसेस में भी अब तो 302 लगेगा इसका मतलब। नहीं चिराग भाई, क्योंकि उसमें नॉलेज तो है आपको। नहीं नॉलेज का डेथ हो मतलब जाए कोई तो। देखिए, नॉलेज इसमें इस सेंस में कहा गया कि नॉलेज में भी इसमें दूसरा नॉलेज है इनका, मतलब क्या है ना कि जरा सा फर्क है। जिसको 304, जिसकी जो 304 पुलिस ने जो दोबारा FIR में तरमीम किया था 304, तो उसमें क्या है कि उसमें भी 2 सबसेक्शन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो उसमें क्या है कि अगर जैसे हम शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, तो पहला तो हमारा ये है कि इससे कुछ गलत हो सकता है, मुझे ये चीज़ पता है, इसके बाद भी हम कर रहे हैं तो फिर ये गलत है, ठीक ना। एक गाड़ी एक नॉर्मल एक आदमी चला रहा है, उसके सामने अचानक कुछ हो जाता है, तो उसका इंटेंशन फिर उसमें 304A लगता है, ठीक ना। लेकिन अगर शराब पी के आप चला रहे हैं, आप बिल्कुल ज़्यादा नशे में हैं, आप, या हो सकता है कि आप ऐसी हालत में नहीं है कि आप गाड़ी चला पाएँ, उससे हो सकता है कि एक्सीडेंट हो, या फिर आपकी आंखों से नहीं दिखाई दे, आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, तो 304 लगती है, ठीक ना। लेकिन अब यहाँ पे जो नॉलेज वाली बात आती है, तो नॉलेज वाली बात में वो साफ कह रहे हैं कि एक बार गाड़ी के नीचे वो फंस गए हैं, ठीक है, और CCTV में 2 बार ये दिख रहा है कि उनको नीचे वो देख रहे हैं कि कार के नीचे कोई फंसा हुआ है, इसके बाद भी आप नहीं निकल रहे हैं। आपको नॉलेज तो हो गया ना कि फंसा हुआ है, तो आप उसको निकालते ना, लेकिन आपने तो कोई कोशिश ही नहीं करी, यानी कि आपका जो अब इरादा था कि अब इसकी जान बचनी नहीं चाहिए, तभी तो आप ले जाते हो, और जान वाकई नहीं बचती है, तो ये चीज़ प्रूफ भी तो हो रहा है, क्योंकि आपका इरादा ही वही था। लेकिन फिर जज साहब की राय क्यों डिफर है? देखिए, जज साहब की भी राय डिफ़र है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जज जो है, जो अपना फैसला देते हैं, किसके बहस पे देते हैं, आप बताइए। वकीलों के ही बहस में। जज साहब अपनी कोई अपने से राय नहीं बनाते कभी भी। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो प्रूफ होते हैं, जो सबूत होते हैं, जो गवाह कहते हैं, और जो बहस होती है जो वकील करते हैं, तो इसीलिए तो कई बार जज को अपना फैसला बदलना पड़ता है जब उस तरह की बहस में चीज़ें आती हैं। उस तरह का जो वकील होते हैं, तो इसमें अब सारा केस, अब दिल्ली पुलिस ने जो किया, जो सबूत दिए, वो तो चलिए ठीक है। अब ये चैलेंज, अब ये देखने वाली बात है कि वही दिल्ली पुलिस जो पहले 304 बताई, फिर पहले 304A बताया, फिर 304 किया, अब 302 में तरमीम कर दिया। अब वो पुलिस सारे केस को, सारे एविडेंस को कैसे कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, ये बड़ा चैलेंज होगा। अब पुलिस ने तो चीज़ें बदली, क्या अपनी मनोदशा बदली है? क्या वो वाकई वो मानने को तैयार हैं कि हत्या है? अगर वो खुद नहीं मानेंगे, खुद वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वाकई ये 302 में केस होना चाहिए, फिर वो कोर्ट में उस तरह की चीज़ें नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो वैसे ही केस कमज़ोर हो जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस कैसे क्या इसमें, क्योंकि इसमें कई मेरी अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है भैया जब हमें गृह मंत्रालय कह रहा है तो हमें क्या तकलीफ है 302 में दर्ज करने की। ठीक है, आगे चार्जशीट फाइल कर देंगे, कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट हो सकता है वो सेक्शन ऐड कर दे, माइनस कर दे, कुछ भी कर दे। हाँ बिल्कुल, ये तो देखिए होता ही, बहुत सारे केसेस में होता है कि पहले धाराएं कुछ और लगी रहती है, पुलिस भी लगाई होती है, कोर्ट में जाके धाराएं हट भी जाती हैं और कोर्ट में धाराएं जुड़ भी जाती है। ये हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में धारा हट भी जाए, या फिर अगर धारा नहीं भी इन्होंने जोड़ी होती 302, तो हो सकता है कि कोर्ट आदेश करता है, जज आदेश करता है कि नहीं इसमें 302 जोड़ना पड़ेगा आपको, 302 जुड़ भी जाती। लेकिन अब तो खैर पुलिस ने चूँकि अब ये कर लिया है, तो अब देखते हैं कि कोर्ट में किस तरह के एविडेंस जाते हैं, किस तरह की चीज़ें दलीलें दी जाती हैं, उसी के
आधार पे अब सजा तय होगा। तो अब तो देखने वाली बात है, अब सारा कुछ देखिए, लेकिन इसमें जो नॉलेज और इंटेंशन, जो भी क्राइम के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स, कि भाई आपको पता होना चाहिए। अब ऐसे तो आपको सब चीज़ें पता होना चाहिए, नॉलेज की अगर बात करें तो, कि भाई आपको गाड़ी तेज़ चला रही है पता होना चाहिए, लग सकती है, शराब पी के चला रहे हो तो लग सकती है, या बिना शराब पिए भी चला रहे हो, तेज़ चला रहे हो तो भी लग सकती है। तो ऐसे में सिर्फ फ़र्क आता है इंटेंशन आपकी उस वक्त क्या थी, क्या आपका इरादा एक्सीडेंट करने का था, क्या आपका इरादा जो है वो किसी को मारने का था। क्योंकि इसमें इरादा तो सीधा सीधा जो इनिशियली लग रहा है, जो देखकर लग रहा है, जो सर्कमस्टांसेस, जो एविडेंस आ रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि एक्सीडेंट का इरादा था, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट के बाद इंटेंशन बदली है। तो इसको पहले वाले से कंटिन्यूएशन रखेंगे, इसको बरकरार रखेंगे, या फिर इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे? अब देखिए, इसको पार्ट्स में तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहला तो वाकई एक्सीडेंटल केस था, एक्सीडेंट हुआ था। निधि उसकी प्रत्यक्षदर्शी है, वो गवाह है, वो खुद कहेगी कि हाँ हम लोग, इन लोगों से कोई जान पहचान नहीं थी पहले हमारी। क्या कैसे पता चलेगा कि भाई किसी का इंटेंशन, मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सीडेंट, अननोन तो कोई मारेगा नहीं, नोन ही मारेगा, अगर मारेगा तो। अननोन, हाँ, या फिर उसका मोटिव होगा कोई मारने, या तो फिर अननोन में तभी होता है जब किसी को सुपारी दी जाती है, ठीक ना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होता है। हाँ, तो उस तरह की कोई बात नहीं, बिल्कुल ये क्लियर कट हो चुका है। उसके फैमिली के भी लोग कह रहे हैं, सब कुछ ये तो एकदम क्लियर है कि वाकई ये शुरुआत में एक्सीडेंटल केस था, बिल्कुल 100% क्लियर कट बात है। निधि गवाह है, सबके सामने बोलेगी कि हाँ एक्सीडेंटल केस था। लेकिन अब वहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें बदलती हैं, उसके बाद इनको पता चलता है कि लड़की फंसी हुई है। वो सीसीटीवी में, 2-3 सीसीटीवी में वो देख रहे हैं कि वो, उनको पता चल रहा है कि भाई वो नीचे झांक के देख रहे हैं कि लड़की है, फंसी हुई है। उसके बाद भी नहीं निकालते हैं। उसके बाद वो ये सोच के नहीं निकालते कि अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या पता हमें लेने के देने पड़ जाएं। ऐसे तो एक्सीडेंटल केस, उसमें एक का बयान भी आया है कि हमें तो पता था कि एक्सीडेंट केस में तो कुछ होता नहीं, जल्दी जमानत मिल जाती है। अगर हम लोग निकाल के कुछ करते और सबके सामने लगता है कि नहीं नहीं ये तो फिर मर्डर हो जाता, उसको हम लोग निकालते तो शायद ये लगता है कि अरे अब तो निकाला है, देखो हमारी वजह से जान चली गई, तो लोग भीड़ लगाते तो फिर मर्डर हो जाता। तो ऐसी भी चीज़ें हैं अब, लेकिन वो चीज़ें जो पुलिस के सामने, उस समय इतना दिमाग इनका चल रहा था ये सब चीज़ें, सेक्शंस का। बिल्कुल, हाँ, ये बताया, बयान है बाकायदा, ये बयान है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब वही है कि वो चीज़ें तो चलो पुलिस के सामने कह दिया, लेकिन क्या बात, वही बात वो कोर्ट में कहेगा? अब इम्पोर्टेंट ये है। हाँ, नहीं, बिल्कुल, आमतौर पे यही होता है, नहीं कहेगा, क्योंकि वो वकील जी समझा देते हैं, वो नहीं कहेगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, पुलिस के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि भाई ये, जैसे आपने कहा इंटेंशन बदल गई है, तो वैसे कौन से सबूत हैं? क्या फुटेज तो ऐसी है नहीं कि वो नीचे उतर रहे हैं और ये देख रहे हैं? नहीं, वो झांकने का है। उन्होंने बताया था कि पूरे सीसीटीवी की जो मैपिंग की है, तो उसमें 2 फुटेज ऐसे मिले हैं जिसमें वो दिख रहा है कि वो नीचे झांक की तरफ देख रहे हैं, झांक करके देख रहे हैं। उसके बाद भी नहीं उसे, लड़की को बाहर निकालते हैं, उसके बाद भी चले जाते हैं। तो ये क्रूशियल एविडेंस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस है। लेकिन अब वही आता है कि अब कोर्ट में, और दूसरा इंपॉर्टेंट का एविडेंस जो दावा किया गया है वो ये है कि उसका बयान, एक आरोपी का बयान कि हाँ हमें पता चल गया था और ये सारी चीज़ें, इस तरह की बातें, तो वो भी एक बड़ा एविडेंस है। लेकिन उस एविडेंस को हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि कोर्ट में जा करके वो बयान अपना बदल देगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें पेश करते हैं, वो बड़ा अब देखने ही वाली बात है। तो देखिए, मामला वाकई बहुत उलझ गया है। अब देखना यही होगा कि आगे इस मामले में क्या वाकई पुलिस सबूत बटोर पाती है 302 से संबंधित, या आगे कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या रुख अख्तियार करती है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।